हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है 12th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है आपके पास चैप्टर नंबर 1 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, है ना। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपके पास जो 12th का आपके पास चैप्टर नंबर 1 है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ पर हमको जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वाली पड़ेगी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज मदर ऑफ ऑल एनर्जीज, है ना। इसको हम लोग मदर ऑफ ऑल द एनर्जीज कह सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन इजीली बी stored, can easily be transformed and can easily be, we can say, transported, or we can say it can easily be transmitted, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास इसके बेनिफिट है। अब जैसे हम लोग जो है स्टोर कहाँ पर करेंगे, तो हम लोग जो स्टोर करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी में या तो कैपेसिटर में, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको जो है हम लोग हीट एनर्जी में, और इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिशन भी आराम से कर सकते हैं। तो इसके बेस में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो वो आएंगे आपके पास चार्जेस, है ना। अब ये चार्ज क्या है, तो चार्ज इज an intrinsic property of elementary particles। ये चार्ज जो है ये है it is intrinsic property। intrinsic property का क्या मतलब होता है, intrinsic property का सिंपल मतलब ये होता है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है it is given by nature, it is given by nature। जैसे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो है is an intrinsic property of elementary particle, मतलब ये वाली जो है प्रॉपर्टी is given by like elementary particles जो है वो कौन से होते हैं, like proton and electrons, है ना। तो ये वाला जो है आपके पास ऐसा आ जाता है। तो it is an intrinsic property of elementary particle, it is an intrinsic property of elementary particles like protons and electron। ये वाला हम लोग उसको कहते हैं चार्ज, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास चार्ज हो गया। अब जो है चार्ज जो है, जैसे हमारे पास जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे आपने एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन ले लिया तो उसके साथ में चार्ज जो है ना वो एसोसिएटेड होगा। जैसे आपने एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके साथ में चार्ज जो है ना वो एसोसिएटेड होगा। अब प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उसका वैल्यू हमको मालूम है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं, चार्ज को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो कूलम में मेजर करते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब ये वाला प्रोटॉन पे जो चार्ज है ना बेटा, इसको हम लोग पॉजिटिव गिनते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना इसको हम लोग नेगेटिव गिनते हैं। ये ट्रेडिशन है ना। अगर कोई ने इससे उल्टा कर दिया का क्या मतलब, ये इसको पॉजिटिव को नेगेटिव गिन दिया, मतलब प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव गिन दिया और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव भी गिन दिया, तो भी फिजिक्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज क्या है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी तो नेचर से गिवन है। जैसे कोई पार्टिकल आपके पास P है ना, उसके साथ में मास होगा ही होगा, क्योंकि मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी व्हिच इज गिवन बाय नेचर, है ना। तो यहाँ पर जो है कोई भी पार्टिकल के साथ में मास एसोसिएटेड है ना, वैसे जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ में एसोसिएटेड है हमारे पास चार्ज। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए चार्ज क्या है, इट
it is an intrinsic property of elementary particles like protons and electrons by virtue of which, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, by virtue of which these particles experience repulsive और attractive force। अच्छा, सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं करते, ये लोग एक्सर्ट भी करते, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, it is an intrinsic property of elementary particle by virtue of which they experience or exert repulsive और attractive electric force। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। कोई बोलेगा कि ऐसे, जैसे आपके पास प्रोटॉन है और ये वाला आपके पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, बिकॉज अनलाइक चार्ज है। यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, तो दोनों जो है रिपेल करेंगे। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पर आपके पास रिपल्सिव फोर्स है। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी आपके पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी आपके पास रिपल्सिव फोर्स आपके पास होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए अगर जो है मैंने फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दिया और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और जो है सपोज यहाँ पर इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू is 1 centimeter. So how many forces are acting between these two elementary particles? So there are two type of forces. One is gravitational force, which is equal to gravitational force भी लगेगा क्योंकि मास है ना बेटा, दोनों पार्टिकल का मास है, मतलब दोनों आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है। तो me is equal to 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम, ये इतना मास होता है। तो ये मास की वजह से इतना फोर्स लगेगा Gm1 m2 अपॉन r²। और अगर ये FGD में जाओगे ना तो इट कम्स आउट टू बी 5.5 into 10⁻67 न्यूटन। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो इतना आ जाएगा। अब ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है 2.4 into 2.3 into 10⁻24 न्यूटन, इतना जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब ये दोनों का डिवीजन लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी मच हायर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये बहुत ज़्यादा हायर पॉइंट पे है। तो Fe इज इक्वल टू 2.3 into 10⁻24, और ये वाला अगर आप डिवाइड करोगे ना Fe अपॉन Fg, ये वाला अगर आप डिवाइड करोगे तो 2.3 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय 5.5 into 10⁻67, तो ये दोनों का डिवीजन आपको 10⁻44 ऑर्डर का आ जाएगा, विच इज वेरी हाई, है ना। ये जो है बहुत जो है आपके पास हायर साइड पे है। तो ये वाला जो है आपके पास चार्ज हो गया। अब हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि हमको कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। तो जैसे हमारे पास जो है, आप लोगों को पता है 3 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उसके आसपास हम लोग इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हमको 3 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स बताए गए, बट यहाँ पर जो सिर्फ न्यूक्लियस है ना बेटा, ओनली इन न्यूक्लियस मोर देन 100 टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर देयर। सिर्फ न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स है एलिमेंट्री? मोर देन 100 टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। आपको तो यही पढ़ाया गया कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है ना। तो ये वाला आपके पास जो है मोर देन 100 टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर वी कैन से देयर। अब यहाँ पर जो है आपको एलिमेंट्री पार्टिकल का अगर मैं लिस्ट बना के दूं, कुछ पार्टिकल जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसका जो मैं आपको लिस्ट बना के दूं तो ये ऐसा होगा। ये फर्स्ट वन जो है ये वाला आपके पास हो जाएगा प्रोटॉन, जिसपे चार्ज होगा +e, और इसका मास आपको जो है पता है 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम। ये मास आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी हम लोग लिखेंगे।
दूसरा जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज होगा -e। तीसरा जो है न्यूट्रॉन है ना। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कैसे बनता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद जो है आपको देखोगे तो पॉजिट्रॉन होता है, फिर उसके बाद जो है न्यूट्रिनो, फिर उसके बाद जो है एंटी न्यूट्रिनो, फिर देखेंगे हम लोग जो है जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे 7 अल्फा पार्टिकल्स, आपके पास जो है बीटा पार्टिकल्स, फिर उसके बाद जो है गामा पार्टिकल्स, फिर उसके बाद जो है फोटोन। ये फोटोन भी जो है एनर्जी पार्टिकल्स है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट बना सकते हो। फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बारे में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहले जो है पहली पार्टिकल जो है अनलाइक चार्जेस, है ना। तो अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होता है बेटा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे प्रोटॉन हुआ और इलेक्ट्रॉन हुआ, दोनों के बीच में आपके पास जो है यहाँ पर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। फिर उसके बाद जो है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। तो लाइक चार्जेस जो है रिपेल ईच अदर, जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी आपके पास रिपल्सन होगा। तो लाइक चार्जेस जो है रिपेल ईच अदर। फिर उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर 1 कूलम चार्ज हुआ, और यहाँ पर जो है कोई दूसरा पार्टिकल है, जैसे आपके पास m पार्टिकल है, इस पे +2 कूलम चार्ज हुआ, और इस पे जो है फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर n पार्टिकल है, इस पे -4 कूलम चार्ज हुआ। अब ये तीन पार्टिकल एक सारे के एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो चार्ज हो जाएगा ये 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस और 4 कूलम माइनस। मतलब अगर आप देखोगे ना तो इस पे नेट चार्ज, अगर ये तीन पार्टिकल को मिला देते हैं तो हमारे पास नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -1 कूलम। कोई बोलेगा ऐसा जो है करने की जरूरत क्या है, तो इसलिए जरूरत है क्योंकि चार्जेस जो है एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं हम लोग, वेक्टर एडिशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि चार्ज जो है ना बेटा, ये वाली जो है आपके पास जो चार्ज जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो स्केलर इन नेचर है। तो +1c +2c और माइनस कैंसिल फोर्स, है ना। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके नोट बनाइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ऐसे कहती है कि ऑल द charges found in nature, all the charges found in nature are in integral multiple of all the charges found in nature are in integral multiple of the fundamental charge, E, है ना। तो all the charges found in nature are in integral
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज E। मतलब हमको जो है जितने भी चार्ज मिलेंगे ना नेचर के अंदर वो सब n ही होंगे। व्हाट इज दिस n? n इज इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास इंटीग्रल या इंटीजर। इसको हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग इंटीजर भी कहेंगे। और इंटीजर आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से पता है। इंटीजर का सिंपल मतलब होता है आपके पास इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, है ना। ये सारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? 2.5 इंक्लूड नहीं होता, 1.3 इंक्लूड नहीं होता, 7.9 इंक्लूड नहीं होता। ये ऐसे नंबर या 1/2 या फिर आपके पास 1/3, ये वाले सारे नंबर इंटीजर्स हम लोग नहीं कहते हैं। मतलब किसी भी जो है फॉर एग्जांपल किसी भी जो है यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस पे अगर चार्ज आया, जैसे ये वाला आपके पास ग्लास रोड है, ये वाला आपके पास ग्लास रोड है, और ये वाला आपके पास सिल्क क्लॉथ है, ये वाला आपके पास सिल्क क्लॉथ है। अगर आप इसको यहाँ पर रब करोगे, इफ यू रब द ग्लास रोड विद द सिल्क क्लॉथ, सो व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम द ग्लास रोड टू द सिल्क क्लॉथ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे, सो हियर ऑन द ग्लास रोड there will be deficiency of electron, and here on the silk road excess of electrons will be there। अच्छा, अगर excess of electron आया, suppose यहाँ से यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ पर चार्ज कितना प्रोड्यूस हो गया? +5 की। और यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? -5 की। देखिए ये 5, ये इंटीजर। अभी ऐसा आपने सुना है कि ये वाला ग्लास जो है इसको हमने रब किया, और ये वाला यहाँ से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया वो सिर्फ आधा आया, मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो इस पे चार्ज हो गया +1/2 और इस पे -1/2, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। कभी ऐसा सुना है? इट्स नॉट पॉसिबल कि आधा इलेक्ट्रॉन जाए या 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन जाए या 2.5 इलेक्ट्रॉन जाए या 1.3 इलेक्ट्रॉन जाए या 7 इलेक्ट्रॉन पूरे और 0.9 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो पूरा ही जाएगा, पूरा जाएगा तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 1 लाख जाएंगे या 1 करोड़ जाएंगे, या कोई भी इंटीजर नंबर में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर नेचर में कितने भी आपके पास जितने भी जो है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस मिलते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये जो है ना E, ये बेटा फंडामेंटल चार्ज है, इसका वैल्यू कितना है? 1 में 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये वही चार्ज है जो आपको इलेक्ट्रॉन पे देखने को मिलेगा, जो हम जो है नेगेटिव गिनते हैं, और ये वही चार्ज है जो आपको जो है प्रोटॉन पे देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग जो है पॉजिटिव मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का जो है आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज की, जिसको हम लोग कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलिए क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए, किसी को भी जो है अगर बोलना हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो क्या बोलेगा? चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको कैसे कहते हैं? चार्जेस कैनॉट बी क्रिएटेड और कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, है। तो चार्जेस जो है वो कभी क्रिएट नहीं हो सकते और कभी जो है डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, है ना। और आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे लिखा है? मतलब ऐसा लिखा है इन ए इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। ये वाला मतलब आप ये स्टेटमेंट करोगे ना, चार्जेस कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। अब हम लोग बात करेंगे इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम।
the net charge in the system remains constant irrespective of process taking place in the system, है ना। ये वाला आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आपको लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आपने ये बोला होगा इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसका क्या मतलब हो गया? सिस्टम को हम लोगों ने 11th में पढ़ा है ना। जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर आवर स्टडी, जो हम स्टडी कर रहे हैं वो यूनिवर्स का पार्ट वो सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब हुआ? चार्ज न तो अंदर जा पाएंगे न तो अंदर के चार्ज जो है बाहर की तरफ आ पाएंगे। मतलब जो है अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो आप ये सिस्टम के अंदर उसको नहीं भेज सकोगे, बिकॉज ये वाली सिस्टम आपके पास कैसी है? आइसोलेटेड है। मतलब चार्जेस कैन नॉट एंटर द सिस्टम और चार्जेस कैन नॉट लीव द सिस्टम, है ना। अब यहाँ पर जो है आप कोई भी प्रोसेस हो तो इसके अंदर जो चार्ज होगा ना, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स के सारे जो है चार्जेस का एडिशन करके हमको नेट चार्ज मिलेगा। सपोज ये नेट चार्ज जो है हमारे पास 0 कूलम है, फॉर एग्जाम्पल 0 कूलम है, तो अंदर आप कोई भी प्रोसेस कर लो, कैसी भी प्रोसेस कर लो, इसका नेट चार्ज सिस्टम का वैसे के वैसे ही रहेगा। तो चलिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक प्रोसेस के बारे में हमको बताया है। तो ये प्रोसेस जो है हमारे पास ऐसी है कि सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है। अब मैं यहाँ से हाईली एनर्जाइज फोटोन को भेजूँ, हाईली एनर्जाइज फोटोन को भेजूँ, तो हाईली एनर्जाइज फोटोन जो चार्ज नहीं है बेटा, आप लोग चार्ज को नहीं दे सकते, लेकिन फोटोन को एनर्जी पार्टिकल, ये एनर्जी पार्टिकल को मैं ऐसे यहाँ पर भेजूँ तो क्या हो जाएगा? ये एनर्जी पार्टिकल के अंदर जो है यहाँ पर सपोज किसी एटम को वो टकरा गया, तो एटम को टकरा गया तो यहाँ पर जो है सपोज पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव आयन अलग हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, क्या कर दिया? ये हाईली एनर्जाइज फोटोन को मैंने इस सिस्टम के अंदर भेजा। अब ये हाईली एनर्जाइज फोटोन इस एटम से टकरा गया, इस एटम से टकराने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्जेस यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो आप बोलोगे कि ये वाले जो है ना चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो गलत हो गया। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अगेन आई रिपीट, ये कोई क्रिएट नहीं हुआ, ये नया नहीं बना, ये वापस यहाँ पर सेपरेट हो गए, है ना। ये सेपरेशन है, पहले ये दोनों चार्जेस यहाँ पर थे, अब इनको एनर्जी मिली तो सेपरेट हुए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ये दोनों का एडिशन कर दो ना तो आपको जो है 0 कूलम ही मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा कि इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम अगर पहले 0 कूलम चार्ज था तो अब जो है ये चार्जेस सेपरेट हुए, प्रोड्यूस नहीं हुए, नए नहीं बने। हाँ, अगर नए बन रहे होते, जैसे ये आपके पास एटम है तो ये एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम से अलग हो गया और बाकी का आयन अलग हो गया, तो ये पॉजिटिव आयन अलग हो गया, नेगेटिव आयन अलग हो गया। मतलब कि ये चार्जेस जो है आपके सेपरेट हुए, नए प्रोड्यूस नहीं हुए। अगर अभी भी आप ये दोनों का एडिशन लोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। या इन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि कोई भी पार्टिकल जो है या कोई भी आपके पास
सपोज आपके पास एक ग्लास रोड है ना, ये वाला ग्लास रोड है और यहाँ पर ये सिल्क क्लॉथ है ना, आपने इसको रब कर दिया तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो है आपके पास सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन सारे इसमें से आ जाएंगे और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगी। अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या क्यों मिलेगी, क्योंकि पहले जो था ना आपके पास ये ग्लास रोड, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब, ये ग्लास रोड के अंदर जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल 10 करोड़ यहाँ पर प्रोटॉन थे तो 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन भी थे, तो जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। तो इस आपको ये वाला ग्लास रोड जो है ये इस पर कोई चार्ज आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब इसको आप जो है यहाँ पर ऐसे रब करोगे तो यहाँ पर जो है आपके पास ये प्रोटॉन्स आपको नजर आएंगे, है ना, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। तो ये वाला ग्लास रोड रहेगा, ये ग्लास रोड आपके पास चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हो गया तो हमको ये चार्जेस दिखाई नहीं देंगे, वी कैन नॉट सी द चार्जेस, है ना। हाँ, ये वाला चार्ज है, इसको अगर हमको जानना है कि ये वाला चार्ज हुआ या नहीं हुआ तो क्या इसके लिए कोई रास्ते हैं, तो एक दो रास्ते तो है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर किसी और पॉजिटिव चार्ज के करीब में लेके आओगे ना तो ये वाला रिपेयर होगा। लेकिन हमारे पास सपोज कोई दूसरा पॉजिटिवली चार्ज कोई भी हमारे पास या नेगेटिवली चार्ज जो है आप रोड को लेके आओगे तो ये वाला जो है अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सिंगल रोड है और ये चार्ज है या नहीं है, इसको हमको जानना है, तो क्या कोई रास्ता है। पुराने ज़माने में जो है साइंटिस्ट ने एक रास्ता निकाला था, उसके अंदर क्या किया था, उन लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था। अभी भी आपको जो है ये पुराने ज़माने का जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप, वो आपको कहीं लेबोरेटरीज में मिल जाएगा या तो फिर आप गूगल पे इसका एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो। तो फिर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला आपके पास था मेटल नोब, ये वाला आपके पास था मेटल नोब। अब इसको जो है यहाँ पर एक मेटल रोड से इसको कनेक्ट कर देते हैं और मेटल रोड के एंड में 2 गोल्ड लीव्स, गोल्ड हो प्योर गोल्ड लीव्स, लीव्स मतलब बहुत छोटे छोटे जो है ऐसे हमारे बहुत पतले या थिन यहाँ पर लीव्स रखते हैं और ये पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ पर एक जगह पर इसको रख दिया जाता है। अब क्या होगा कि अब जो है यहाँ पर अगर पॉजिटिवली चार्ज ये रोड को आपने इसको टच किया तो ये वाले सारे चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, फिर मेटल नॉब से यहाँ पर जो है गोल्ड लीव्स के भी आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन 2 गोल्ड लीव्स। ये 2 गोल्ड लीव जो पहले ऐसे थे, फॉर एग्जांपल ये पहले ऐसे थे 2 गोल्ड लीव्स, अब उसकी जगह पे आपको दिखाई देंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दिस वाज द इनिशियल पोजीशन और दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो आप मान सकते हो कि ये वाला जो आपके पास रोड है ये चार्ज है। अच्छा, इसके अंदर आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये वाला रोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज, आपको इतना पता चलेगा चार्ज, है ना। मतलब यहाँ पर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम नहीं है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या तो फिर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप से पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये वाला आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप से पता नहीं चलेगा। चलिए, अब हम लोग जो है क्या सिर्फ किसी भी रोड को पॉजिटिवली चार्ज किया जा सकता है? नहीं, किसी भी रोड को जो है नेगेटिवली चार्ज भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये वाला आपके पास ग्लास रोड है, तो ग्लास रोड को अगर हम लोग सिल्क क्लॉथ से अगर हम लोग जो है रब करते हैं तो ये सिल्क क्लॉथ जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा।
अगर आपने इसको यहाँ पर केट्स फॉर ले लिया है ना, और यहाँ पर जो रोड है ये एबोनाइट रोड ले लिया। एबोनाइट जो है बेटा एक तरह का प्लास्टिक है ना, एबोनाइट जो वन टाइप ऑफ प्लास्टिक है ना, तो ये वाला आपके पास एबोनाइट हो गया। अब एबोनाइट जो है यहाँ पर से चार्ज यहाँ पर जो है जाने की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम केट्स पर टू द एबोनाइट। तो ये एबोनाइट जो है ना ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और केट्स पर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्या है बेटा, ये वाला कॉम है ना, ये वाला कॉम है, और सपोज यहाँ पर हेयर है ना, अगर ये ड्राई हेयर है, वेट नहीं ड्राई है, और अगर इस पे आप इसको रब करोगे ना तो ये कॉम जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और आपकी जो हेयर है ना दे विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो ये वाला हमारे पास होता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया ये प्लास्टिक जो है, ये क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक जो है ये आपके पास जो है इंसुलेटर है, मतलब ये चार्ज को मतलब इट इज नॉट अलाउइंग द चार्ज टू फ्लो फ्रॉम इट है ना। ये प्लास्टिक जो है ये आपके पास इंसुलेटर है, फिर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, फिर भी ये वाला चार्ज हो सकता है ना। ये वाला एबोनाइट भी प्लास्टिक है, क्या ये प्लास्टिक भी चार्ज हो सकता है? क्वेश्चन आपको समझ में आया है? अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर्स लाइक मेटल्स आर दोस मटेरियल व्हिच अलाउज द चार्ज और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, एंड इंसुलेटर्स आर दोस मटेरियल व्हिच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम। लेकिन यहाँ तो प्लास्टिक भी आपके पास इंसुलेटर है, एबोनाइट भी इंसुलेटर है, तो यहाँ पर चार्ज कैसे आ गया? इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका चर्चा करेंगे। विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ।